हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अगर हम लोग देखें तो पिछले क्लास में मैं आप लोगों को डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बता रहा था। नहीं, डी ब्लॉक के तत्वों के आईपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है। अब आज का टॉपिक हम लोग देखें अगर तो आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नहीं, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड, ध्यान रखना है। ठीक है, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये कलर शो करते हैं या नहीं शो करते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं कि उनका कोई कलर होता है। नहीं, डी ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं वो वाइट होते हैं कि उनका कोई कलर होता है, ये हम लोग को अब देखना है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया जाता है तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो डी ब्लॉक के ज़्यादातर तत्व हैं ये कलरफुल होते हैं। नहीं, यानी डी ब्लॉक के तत्व जो हैं वो कोई ना कोई कलर शो करते हैं, ध्यान रखना है, कोई ना कोई कलर शो करते हैं। तथा डी ब्लॉक के जो यौगिक हैं वो भी कलर शो करते हैं। डी ब्लॉक के जो यौगिक होते हैं वो भी कलर शो करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग कहा गया। अब डी ब्लॉक के तत्व चाहे ठोस अवस्था में हो, नहीं डी ब्लॉक के तत्व बोल रहे हैं या डी ब्लॉक के यौगिक जो हैं, ठीक है, वो ठोस अवस्था में होंगे तब भी कलर दिखाते हैं। नहीं, ध्यान रखना है। और अगर विलयन अवस्था में है तब भी वो कलर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल अगर हम देखें जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं हम लोग मेटल, तो नॉर्मल लाइफ में मेटल हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कॉपर, एजी, एयू। नहीं, तो कॉपर का अपना कलर आप समझते होंगे। नहीं, गोल्ड का भी अपना स्वर्णिम कलर होता है, जस्ट येलोइश टाइप का होता है, ध्यान रखना है। सिल्वर भी एक कलर ही है, ध्यान रखना है, सिल्वरिश कलर हम लोग बोलते हैं, नहीं उसको व्हाइट नहीं बोल सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये कलर दिखाते हैं। डी ब्लॉक के यौगिक जो हैं ये भी कलर दिखाते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो ज्यादातर तत्व होते हैं वो हम लोगों के वाइट होते हैं, वो कलर नहीं शो करते हैं, ध्यान रखना है, वो कलर शो नहीं करते हैं। उनके यौगिक जो होते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो बातें मैंने बोली उसी बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हो। ट्रांजिशन मेटल के ज्यादातर यौगिक आयनिक हो या सहसंयोजी हो, रंगीन होते हैं, ठोस अवस्था में तथा जलीय अवस्था में भी। ठीक है, एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो बात मैंने बोली उस बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगला सवाल इसमें हम लोग को देखा जाए तो क्या कारण है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, नहीं, या हम लोग सबसे पहले ये देखें कौन से डी ब्लॉक के तत्व हैं जो कलर शो करेंगे, नहीं, और कौन शो नहीं करेंगे। यानी कि कलर शो करने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, नहीं, कलर शो करने के लिए, तो हम लोग उसको पहले देखते हैं। चलो आते हैं। तो यहां से अगर देखें तो हम लोग को लिखा हुआ है रंग दिखाने के लिए शर्त। रंग दिखाने के लिए शर्त, तो रंग दिखाने के लिए क्या शर्त है? बहुत सिंपल सा कंडीशन है भाई। देखा गया है जनरली, ऐसा एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि जिन ट्रांजिशन मेटल के डी उपकक्ष अपूर्ण रहते हैं, डी उपकक्ष जो होते हैं वो रहते हैं। अपूर्ण का मतलब पार्शियली फिल्ड रहते हैं। नहीं, ध्यान रखना है, पूरा पूरा भरा हुआ नहीं हो, यानी डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो या डी में 0 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। नहीं, ध्यान रखना है, पार्शियली फिल्ड हो। नहीं, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो डी में सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, या डी में 0 इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकक्ष में है तो वैसे ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो कलर दिखाते हैं, वैसे ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात हम लोग कहा गया। तो पहला कंडीशन हम लोग को आ गया कि अपूर्ण डी उपकक्ष उपस्थित होना, नहीं, यानी डी में 10 नहीं होना चाहिए और डी में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये अर्थ निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि वही ट्रांजिशन मेटल कलर दिखाएंगे जिनके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, वही ट्रांजिशन मेटल कलर दिखाएंगे। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा गया। देखो तो ट्रांजिशन मेटल के पास रंग दिखाने के लिए शर्त क्या है? तो ट्रांजिशन मेटल के पास अपूर्ण डी उपकक्ष उपस्थित होना चाहिए, नहीं, अर्थात डी उपकक्ष में अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग कहा जा रहा है कि जो आपका डी उपकक्ष है
उसमें हम लोग क्या होना चाहिए, अजोड़ा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, नहीं, और अपूर्ण डी उपकक्ष। तो अपूर्ण डी उपकक्ष का मतलब अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो अपूर्ण होना चाहिए, ध्यान रखना है। तभी ट्रांजिशन मेटल रंगीन यौगिक का निर्माण करेगा अथवा नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर किसी के पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये कलरलेस होगा, कलरलेस, ये कलर शो नहीं करेगा, ध्यान रखना है। या अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तब भी ये कलरलेस होगा, कलरलेस, यानी ये कि कलर शो नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डी में 10 हो जाए तो भी कलरलेस, डी में 0 हो जाए तो भी कलरलेस, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलो जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। स्कैंडियम 3+ लिखा हुआ है, नहीं तो स्कैंडियम 3+, तो पहले आप स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखो। नहीं, अगर हम लोग स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखें, थोड़ा देखो तो बाबू, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कोई बोलता है तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 4s2 3d1, यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, कितनी बार हम लोग लिख चुके हैं। तो ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक होता है 4s2 3d1। अब यहाँ पर स्कैंडियम पर 3+ चार्ज है, नहीं स्कैंडियम पर कितना चार्ज है, 3+ चार्ज, यानी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर है, ठीक है। तो इस स्टेट में अगर स्कैंडियम है तो ये कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, तो इसका कल कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम क्या करोगे, अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इसमें का 1 इसमें का 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। नहीं तो यहाँ पर अगर तुम लिखोगे तो 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए और 3d में भी क्या हो गए, 0 हो गए। तो हमको 4s से कोई मतलब नहीं है, हमको 3d से मतलब है। तो अगर 3d में 0 हो गया तो इसका मतलब स्कैंडियम जब 3+ स्टेट में होगा तो ये कलरलेस होगा, ये कलर शो नहीं करेगा, ये कलरलेस होगा, ये कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। टाइटेनियम 4+, तो टाइटेनियम का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, देख लो टाइटेनियम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो एटॉमिक नंबर 22, कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 4s2 3d2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब तुम इसमें देखोगे कि तुमको 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इसमें से और 2 डी में से निकाल दो, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो देख लो यहाँ भी हो गया 4s0 और यहाँ पे तुमको आ गया 3d0, 4s0 और 3d0 आ गया, तो यहाँ भी डी में क्या आ गया 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपका क्या होगा, कलरलेस होगा, ये भी आपका क्या होगा, कलरलेस होगा। कॉपर Cu+ में आ जाओ, नहीं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखना जानते हो, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d10। तो 4s1 और 3d10 होता है और तुमको यहाँ पे क्या करना है बाबू, 1+ चार्ज है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है कॉपर में से। तो कहां से निकलेगा, 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 4s तो 0 हो जाएगा, नहीं, और 3d क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो d में 10 है, पूरा भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ है तो इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है। नहीं, d में 10 यानी कि अजोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, क्योंकि आप d का फोटो बनाओगे तो d का फोटो ऐसे नहीं बनाओगे भाई, 5 डब्बा, 1 2 4, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके पास 2, यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ध्यान रखना है। तो इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, नहीं तो ये भी आपका कलरलेस होगा। तो Cu+ कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा बाबू, तो ये कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। Ag+ पे आ जाओ, तो कॉपर के ही ग्रुप का Ag+ है, तो जस्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा, तो इसका बस ऑर्बिट नंबर चेंज होगा, 5s0, यहाँ पर 3d10 है तो यहाँ पे 4d10 होगा। तो इसका भी d देख लो, d में पूरा भरा हुआ है, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो ये भी हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा, ये भी हमारा क्या होगा, कलरलेस होगा, ध्यान रखना है। तो ये तुम समझ सकते हो, बहुत आसानी से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। सेम एज तुम अगर Au+ पे आते हो तो Au+ का क्या होगा, इसका तुम लिखोगे तो ये 6s0 होगा, क्योंकि Ag, कॉपर Ag Au ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, कॉपर Ag Au ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। तो बस इसमें चेंज क्या होता है, ऑर्बिट नंबर चेंज कर देना है, 4 था 5 हो गया 6 हो जाएगा। अब 4d0 है तो यहाँ पर 5d, 4d0 नहीं है 4d10 है, तो यहाँ 5d क्या होगा, 10 होगा। तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, नहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा, कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं होगा, ये कलर शो नहीं करेंगे। सेम है जिंक का हम बोले तो जिंक का आउटर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, यहाँ पर तुम लिख सकते हो, जहाँ पे हम लोग साइड में लिख रहे हैं। अगर जिंक का तुम लिखते हो तो एटॉमिक नंबर 30 होता है, कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखोगे तो इसका होगा 4s2 3d10। अब 4s2 3d10 है बाबू, नहीं 4s2 3d10 है तो तुम क्या करोगे, Zn 2+ है तो इस 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बच क्या जाएगा, 3d10।
यहाँ पे हम लिखें अगर तो 4s0 और क्या आएगा 3d10 आएगा। तो इसके पास भी देख लो डी पूरा भरा हुआ है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 0 होगा, इसलिए ये भी क्या होगा कलरलेस होगा, कलरलेस होगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से सेम जिंक, कैडमियम और Hg ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, तो इन सभी केस का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, और इस केस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। देखो ये भी की तरह लग रहा है, भी नहीं होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, और जोड़ा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0 होगा, इसको भी थोड़ा सा हम लोग 0 की तरह लिखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये भी क्या होगा आपका कलरलेस होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हो। वैसे ही आपका भी Hg2+ का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी क्या होगा कलरलेस होगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। नहीं तो कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, नहीं जैसे TiS2O का होल 6 और 3+। अब इसमें बोलता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये एक संकुल यौगिक है, ये कलर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ऐसा पूछा जाता है। तो आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। इसमें करना क्या है आपको, अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया रहे तो इसमें आपको टाइटेनियम यानी केंद्रीय परमाणु को चुनना है। ये केंद्रीय परमाणु होता है, इसको लिगांड कहते हैं, हम लोग पहले भी बता चुके हैं। ये आपका केंद्रीय परमाणु है और H2O इसको चारों तरफ से घेर रहता है। तो ये सब क्या है लिगांड, इनको हम लोग कहते हैं लिगांड, लिगेंड बोलते हैं इनको। और ये हो गया हमारा केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से टाइटेनियम का, यहाँ से आपको करना क्या है, टाइटेनियम का आपको क्या निकाल देना है, तो टाइटेनियम का आपको निकालना है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं तो कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं टाइटेनियम का। तो जिसका निकालना होता है उसका x मानते हैं, तो x+। इसका H2O मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0, यहाँ +0 हो जाएगा। अब कोई और है नहीं इसमें, तो बराबर। अब इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है 3+ चार्ज, तो यहाँ पर लिखेंगे 3+ चार्ज, ध्यान रखना है। तो इस तरह से अगर देखें तो हम लोगों को x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ जाएगा +3, यानी कि 3+ या +3 हम लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हम लोग को आ गया, x का वैल्यू हम लोग को आ गया +3, यानी यहाँ पे टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है +3 है। चलो तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि टाइटेनियम जो है वो यहाँ पर 3+ स्टेट में है, ठीक है। तो तुम टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखे थे, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे हैं जब न्यूट्रल होता है तो उस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d2, यही कॉन्फ़िगरेशन तुमको होता है टाइटेनियम का 4s2 3d2। अब तुमको क्या करना है, टाइटेनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना है, 4s2 3d2 है तो 3 को निकालना है, तो s में से 2 और d में से 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d1। तो ये तुमको आ गया टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d1। तो इसके पास तुम देख सकते हो कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाबू, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है। नहीं ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन सेट पहले हम निकाले +3 आ गया, टाइटेनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 3d1 आ गया। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका मतलब हुआ कि ये कलर शो करेगा, यानी कि ये रंगीन होगा, रंगीन यौगिक होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसा यौगिक होगा, हम लोग का रंगीन यौगिक का फॉर्मेशन ये करेगा, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम बताना अब कैसा कलर शो करेगा वो हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट ही बता सकते हैं, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये बस बता सकते हैं कि हाँ ये कलर शो करेगा कि नहीं करेगा, ये हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एक तरीका है। सेम एज हम लोगों को देखा जाए तो FeCN6 पे 4-, तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। नहीं आयरन का क्या होगा x, Cn का क्या होता है -1 होता है, तो 6 गो Cn है तो यहाँ पे क्या होगा -6। साइनाइड आयन होता है तो एक Cn पे -1 चार्ज होता है, तो 6 गो Cn पे -6 लिखेंगे, और पूरे मॉलिक्यूल पे 4 माइनस चार्ज है तो बराबर में माइनस चार्ज लिखेंगे। अब यहाँ से दिस सिंप्लीफाई, अगर x = आप निकालोगे तो x का वैल्यू ये 6 इधर जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो आपको x का वैल्यू कितना आएगा +2 आएगा। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +2, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो हम लोग को आया +2। अब अगर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया तो पहले आप न्यूट्रल आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। न्यूट्रल आयरन एटॉमिक नंबर 26, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होता है हम लोग का 4s2 और 3d6, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। नहीं अब हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s में 0 हो जाएगा और 3d में कितना आ जाएगा 6, तो फिर 2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। अब इसके पास आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4 आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 आ गए तो निश्चित रूप से ये कलरफुल होगा कि नहीं होगा। ये जो यौगिक है हम लोग का आयरन का, ये जो यौगिक है फेरोसाइनाइड, नहीं
ये हम लोग का कलरफुल यौगिक होगा, रंगीन यौगिक होगा, रंगीन यौगिक होगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। सेम इसको आप अपने से बनाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। नहीं तो अगला हम लोग देखें अगर, तो यहां से अब बोल रहा है क्या कि अब सवाल यह उठता है, अब सवाल यह उठता है, नहीं अब सवाल यह उठता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से या अपूर्ण डी उपकक्ष होने से ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों दिखाने लगते हैं। नहीं, यहां पर एक सवाल उठता है कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, ठीक है, या उनके पास अगर अपूर्ण डी उपकक्ष है तो ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों दिखाते हैं। देखते हैं इसका भी कारण है। नहीं तो हम लोग को लिख रहा है इसका मुख्य कारण है डी ट्रांजिशन। इसका मुख्य कारण क्या है बाबू, डी ट्रांजिशन इसका मुख्य कारण है। तो देखते हैं डी ट्रांजिशन क्या है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, समझा जाए। चलो भाई, तो यहाँ पर डी ट्रांजिशन के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, नहीं लेकिन इन पॉइंट्स को पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं, चलो देखा जाए, पहले डी ट्रांजिशन समझते हैं। देखो तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले डी उपकक्ष की, डी उपकक्ष की तुम बात करो तो डी उपकक्ष में कितने कक्षक होते हैं, तो डी उपकक्ष में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं 5 कक्षकों को मैंने डब्बे से दिखाया है, 1 2 3 4 5। हर एक डब्बे का नाम होता है, नहीं ये सब आप पहले से पढ़े होंगे। डी एक्स वाई इसका नाम होता है, एक का नाम डी वाई जेड होता है, एक का नाम डी जेड एक्स होता है, एक का नाम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, और एक का नाम डी जेड स्क्वायर होता है। ये पांचों डब्बों का नाम होता है। ये पांचों डब्बे जो हैं इन सबकी ऊर्जा समान होती है। सबकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। सबकी क्या, सबकी ऊर्जा एक समान होती, इन सबकी ऊर्जा एक समान होती है। इन सबकी ऊर्जा एक समान होती है, नहीं यानी डी एक्स वाई का ऊर्जा बराबर है डी वाई जेड के, बराबर है डी जेड एक्स के, नहीं इसीलिए इनको डी जेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं या डी जेनरेट कक्षक कहते हैं। डी जेनरेट कक्षक, तो डी जेनरेट कक्षक का मतलब होता है कि वैसे कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर सभी कक्षकों की ऊर्जा समान है, तो इनको डी जेनरेट कक्षक कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है होता क्या है, जैसे यहाँ पर डी ऑर्बिटल में मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे हम मान लेते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मान लिए, नहीं डी ऑर्बिटल में मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके पास 2 अजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो हमको पता है भाई कि जिसके पास भी अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा करने के लिए दूसरे परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये एक ट्रांजिशन मेटल का डी ऑर्बिटल है जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं अब इससे अभिक्रिया करने के लिए कोई निगेटिव आयन आएगा, क्या आएगा, निगेटिव आयन जो है वो इससे अभिक्रिया करने के लिए आया, इसके नजदीक आना शुरू हुआ। नहीं तो निगेटिव आयन जो होंगे इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखना है, इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रखना है। तो इनके ये जो निगेटिव आयन है इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ट्रांजिशन मेटल है इनके डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए नजदीक आ रहे हैं, तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में विकर्षण होता है। इनके इलेक्ट्रॉन, निगेटिव आयंस के इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में विकर्षण होता है। नहीं इस विकर्षण के कारण जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल 2 भाग में टूट जाता है। ये डी ऑर्बिटल क्या होता है, 2 भाग में टूट जाता है, ठीक है। तो ये 2 भाग में कैसे टूटता है भाई उसको समझो, देखा जाए। नहीं ये 2 भाग में ऐसे टूट गया, ठीक है। एक भाग हम लोग यहां पर बना दिए, ठीक है, एक भाग हम लोग नीचे बना दिए, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 डब्बे अभी भी हैं, देखो 1 2 3 4 5, इसमें देख लो 1 2 3 4 5। ये जो 3 डब्बे बने इसमें कौन कौन आते हैं, तो ध्यान रखना इसमें आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और आता है आपका डी जेड एक्स। इसमें कौन आता है, तो इसमें आपका आता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। यही दोनों आपके आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इनकी एनर्जी कम है,
नहीं, इसको एक नाम दिया जाता है, इन 3 ऑर्बिटल को एक साथ एक नाम दिया जाता है T2G। तो क्या नाम दिया जाता है? T2G, ध्यान रखना है। और इन 2 ऑर्बिटल को कहा जाता है E। ठीक है, नाम से उतना घबराना नहीं है, बस ध्यान रखना है कि T2G में कौन कौन आएंगे। इन 3 डब्बों को T2G कहा जाता है। T2G में कौन कौन आएंगे? dxy, dyz और dzx। EG में कौन आएंगे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, यही आएंगे, ध्यान रखना है। अब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको नीचे डाल दो ऐसे। ठीक है, T2G की ऊर्जा यहां पर जो हम लोग दिखाए हुए हैं, तो इसकी ऊर्जा कम है। ठीक है, ये हर केस में नहीं होता है, लेकिन यहां पर हम मान लिया कि T2G की ऊर्जा कम है। और यहां पर इसकी ऊर्जा जो है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसीलिए इसको नीचे दिखाए हैं, इसको ऊपर दिखाए हैं। जिसकी ऊर्जा कम उसको नीचे, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसको ऊपर, ध्यान रखना है। फिर दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि T2G और EG के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो बहुत कम होता है। ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। ठीक है, अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहीं पर क्यों रखे? नहीं, क्योंकि हमको भी पता है भाई, अब बहू ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्ष में ही उपस्थित रहते हैं। तो इसकी ऊर्जा कम है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है। नहीं, तो कम ऊर्जा वाले हैं तो उसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल फील करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हम लोग का इसी में उपस्थित रहेगा, T2G में उपस्थित रहेगा, EG में उपस्थित नहीं। ठीक है, तो ये जो डी ऑर्बिटल जो हैं, नहीं, डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, निगेटिव आयंस के पास कुछ इलेक्ट्रॉन थे। निगेटिव आयन इनके इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन के लिए आया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस चार्ज, यहाँ भी इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर माइनस चार्ज। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब नजदीक आते हैं तो उनके बीच में विकर्षण होता है। इस विकर्षण के कारण डी ऑर्बिटल 2 भाग में टूट गया। नहीं, एक भाग को T2G कह दिए, एक भाग को EG कह दिए। T2G में आ गया dxy, dyz, dzx, EG में आ गया dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। सिंपल है। नहीं, इन दोनों के बीच का ऊर्जा का अंतर कम होता है। T2G का ऊर्जा कम माने हैं और EG का ऊर्जा ज्यादा माने हैं। ठीक है, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको ध्यान यहाँ पे रखना है, चलो भाई, यहाँ पे समझ में आ गया कि ये 2 भाग में टूट गया। ठीक है, T2G और EG जो है ये 2 भाग में हम लोग का टूट जाता है। तो ये जो डी ऑर्बिटल का 2 भाग में टूटने का जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं DD ट्रांजिशन। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन। ध्यान रखना, इसी प्रक्रिया को, ये जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स का 2 भाग में जो टूटने वाला प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? DD ट्रांजिशन। ये DD ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन है, ये DD ट्रांजिशन नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, ये DD ट्रांजिशन है, इसको क्रिस्टल फील्ड, ये जो डी ऑर्बिटल्स का 2 भाग में टूटने का जो प्रक्रिया है, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग कहलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल का 2 भाग में जो टूटने का प्रक्रिया है, नहीं, इस टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ध्यान रखना है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल 2 भाग में टूट गया, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा भाई? नहीं, ठीक है, डी ऑर्बिटल में 2 भाग में टूट गया, अब इसके टूटने से क्या होगा वो समझना है, तो समझे हम लोग, बहुत आसान चीज है, देखा जाए। अब होता क्या है कि हमने कहा कि इन दोनों के बीच के ऊर्जा का अंतर क्या है? बहुत कम है। नहीं, इन दोनों के बीच के ऊर्जा का अंतर क्या है? बहुत कम है। ठीक है, चलो भाई, अब ऊर्जा का अंतर अगर कम है तो इस कारण से इसमें का इलेक्ट्रॉन, इसमें का इलेक्ट्रॉन जो T2G का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर इसमें जाना हो तो इसके लिए इसको बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, T2G के इलेक्ट्रॉन को अगर EG ऑर्बिटल में जाना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, नहीं, बहुत कम ऊर्जा चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन ये जम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा इनको मिलती कहाँ से है भाई जम करने के लिए? सवाल ये उठता है, सराउंडिंग से, सनलाइट से। ध्यान रखना है, जो सनलाइट है वो हम लोग को एनर्जी सप्लाई करता है, ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि हम लोगों के जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, नहीं, उनके डी ऑर्बिटल 2 भाग में टूट गए, T2G, EG। अब जब उन पर सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट पड़ने पर होता क्या है कि जो T2G का इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से EG में जम कर जाता है। ठीक है, सनलाइट जब पड़ता है किस पर भाई? डी ट्रांजिशन मेटल पर, तो होता क्या है, हम लोगों को T2G का इलेक्ट्रॉन EG में जम कर जाता है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए जंपिंग करने के लिए। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है।
ठीक है, अब सोचो, जो सूर्य का लाइट होता है वो तो व्हाइट लाइट होता है, नहीं समझते हैं, देखा जाए जो सनलाइट होता है, अगर हम बात करते हैं सनलाइट की, ठीक है, तो सनलाइट बराबर व्हाइट लाइट, सनलाइट बराबर व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट का मतलब हुआ 7 कलर, नहीं 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं जिसको आप विबग्योर बोलते हो, VIYOR, नहीं सबका मतलब भी आप जानते हो, V का मतलब वायोलेट होता है, नहीं जिसको कभी कभी पर्पल भी लिखा रहता है जी, देख लेना दो, पर्पल। I का मतलब इंडिगो होता है, इंडिगो, I का मतलब होता है इंडिगो, B का मतलब होता है ब्लू, C का मतलब होता है ग्रीन, Y का मतलब होता है येलो, ध्यान रखना है, O का मतलब क्या होगा ऑरेंज, और R का मतलब क्या होगा तो रेड, नहीं तो व्हाइट लाइट जो है ये कॉम्बिनेशन है 7 रंगों का, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन क्या है 7 रंगों का, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको यहां पर हम बनाए थे अभी इस तरह से ऑर्बिटल, ये जो था आपका ये था T2G, और इसके ऊपर था आपका EG, इसमें 2 ऑर्बिटल थे, ये आपका क्या है EG। अब T2G का एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, इस T2G के इलेक्ट्रॉन को इस EG के ऑर्बिटल में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो इस पर जब सनलाइट पड़ा, ये हो गए हमारे सूरज साहब, ठीक है। अब इस पर जब सनलाइट पड़ता है, नहीं तो सनलाइट क्या है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट जो होता है वो तो कॉम्बिनेशन होता है 7 लाइट्स का, नहीं तो ये क्या करता है व्हाइट लाइट में से कोई एक लाइट, जैसे मान लो कि येलो लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं इसको पूरा का पूरा व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, जो सूर्य के रोशनी में टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी को इसको नहीं चाहिए, नहीं व्हाइट लाइट जो आ रहा है उस व्हाइट लाइट में से मान लो कि येलो लाइट क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया, और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां जंप कर गया, ये इलेक्ट्रॉन भी मान लो कि जंप कर गया, ठीक है। तो कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया बाबू, हम ऐसे एज्यूम कर लिए कि ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया, येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, नहीं तो ये व्हाइट लाइट जो है ये कब मिलता है, कब बनता है, जब सातों रंग एक साथ मिलते हैं, नहीं ये सातों रंग जब एक साथ मिलते हैं तब हम लोग का बनता है व्हाइट लाइट, या इसको कहते हैं विजिबल लाइट, ध्यान रखना है, नहीं तो ये सातों मिल जाते हैं, ये सातों जब मिल जाते हैं तो हम लोग क्या मिलता है व्हाइट लाइट, ठीक है। अब इसमें से व्हाइट लाइट में से येलो लाइट तो ये एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी लाइट को क्या किया रेडिएट कर दिया, बाकी लाइट को जो था वो ट्रांसमिट कर दिया, नहीं तो बाकी लाइट को ट्रांसमिट कर दिया, इसमें से येलो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी लाइट को क्या किया ट्रांसमिट कर दिया, तो बाबू बाकी लाइट को अगर ट्रांसमिट कर दिया, नहीं तो क्या अब ये जो लाइट निकल रहा है ये व्हाइट लाइट होगा, नहीं ये व्हाइट लाइट नहीं होगा, नॉट व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कब होता, जब ये किसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, नहीं लेकिन ये तो इसमें से व्हाइट में से पीला को खींच लिया, अब पीला को खींच लिया और बाकी कलर को हम लोग क्या किया रेडिएट कर दिया, तो ये जो रेडिएशन कर रहा है अब यहां जो ट्रांसमिशन ये कर रहा है ये क्या व्हाइट कलर का होगा, तो नहीं नॉट व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर का नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो अगर ये व्हाइट कलर का नहीं होगा बाबू हमको ये बताओ, नहीं तो इसका कोई ना कोई कलर होगा, ध्यान रखना है, इस जो कलर हम लोग का ट्रांसमिट हो रहा है कोई ना कोई कलर होगा, तो जिस कलर का ये लाइट ट्रांसमिट किया उसी कलर का ये ट्रांजिशन मेटल या उसका कंपाउंड आपको दिखाई देगा। यानी ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। अब डी ऑर्बिटल जो होता है वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। अब उससे कॉम्बिनेशन के लिए कोई निगेटिव आयन आया रिएक्शन करने के लिए, तो निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स और ट्रांजिशन मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन हुआ, उस रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल दो भाग में टूट गया, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। ये जो दो भाग टूटा उसमें एक भाग को T2G कहते हैं जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, और एक भाग को EG कहते हैं, नहीं जिसमें 2 ऑर्बिटल्स आते हैं। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैपिंग बहुत कम होता है, नहीं इनको T2G के इलेक्ट्रॉन को EG में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। अब होता क्या है, होता क्या है, तो होता ये है कि जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट से व्हाइट लाइट निकलता है, उस व्हाइट लाइट में से ये जो ट्रांजिशन मेटल हैं उनके जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो T2G के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नहीं तो मान लो कि व्हाइट लाइट आप डाले, व्हाइट लाइट में से येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया,
नहीं, और एब्जॉर्ब करके अपने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा लिया, और बाकी लाइट जो बचे थे उन्होंने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, तो जो लाइट वो ट्रांसमिट करेगा उसी कलर का वो ट्रांजिशन मेटल या उसका कंपाउंड दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? नहीं तो यहां से आपको ये मेरी बात समझ में आनी चाहिए। तो वही बात हम लोगों ने यहां से बताया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी बातें मैंने बोली उसी सभी बातों को मैंने यहां पर लिख दिया है। डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है उस सबको मैंने लिख दिया है। तो डीडी ट्रांजिशन एक वर्ड आया था, अब डीडी ट्रांजिशन क्या है बाबू? तो डीडी ट्रांजिशन का मतलब हुआ यही जो T2G के इलेक्ट्रॉन जब ईजी में जंप करते हैं, नहीं तो डी डी यानी डी डी, तो T2G भी तो डी ही है और ईजी भी क्या है, डी ही है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, ट्रांजिशन का मतलब जंपिंग, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जंपिंग। तो डी डी ट्रांजिशन यानी डी का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर गया, ट्रांजिशन का मतलब जंपिंग। तो ये जो जंपिंग होता है, इसी जंपिंग के कारण डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये कलर शो करते हैं, ध्यान रखना है। अब जिनका पूरा भरा हुआ है, नहीं तो अगर पूरा भरा हुआ है डी में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो डी डी ट्रांजिशन शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, सब तो भरा हुआ है। नहीं, किसी का डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉने नहीं है भाई, तो जंपिंग कहां से होगा, जंपिंग नहीं होगा। नहीं तो हम लोग को यहां समझना होगा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी इलेक्ट्रॉन T2G में से EG में जंप करेगा, और जब जंप करेगा तो व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो बाकी लाइट को रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। नहीं तो जिस कलर का वो ट्रांसमिट करेगा उसी कलर का वो हमें दिखाई देगा। ठीक है, आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब पॉइंट हम लोग समझ गए। तो अगर कोई भी पूछता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, कोई भी अगर पूछता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये कलर क्यों शो करते हैं, नहीं तो बोलिए भाई डीडी ट्रांजिशन। नहीं, अब डीडी ट्रांजिशन क्या है तो समझाइए आप डीडी ट्रांजिशन। ठीक, चलिए आगे आ जाए। तो एक कंपाउंड फिर वही दे दिया TiS2O का होल 6, सॉरी TiS2O का होल 6 यहाँ पे होता है। नहीं, और यहाँ पर 3+, तो इसका आप लोग अभी निकाले थे ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइटेनियम का x माने थे, H2O का 0 हो जाएगा और बराबर में 3+ हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा +3। यानी यहाँ पर टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3 का आएगा। नहीं तो टाइटेनियम 3+ का अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो अभी लिखे थे कि 3D1 आएगा, सॉरी 3D0 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 3D1 आएगा, क्योंकि टाइटेनियम कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिखे थे ना अभी, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 तो होता है 4s2 और 3D2 यही होता है बाबू। तो 4s2 3D2, तो तुमको इलेक्ट्रॉन कितना निकालना है, 3 गो, तो 3 गो कैसे निकलेगा, 2 गो 4s में से, 1 गो 3D में से, तो 4s में से 2 गो, 1 गो इसमें से, तो कई गो बच गया 3D1। तो टाइटेनियम 3+ का कॉन्फिगरेशन 3D1। तो इसका तब तुम बनाओगे ऐसा फोटो, ये तुम्हारा हो गया फोटो, डी ऑर्बिटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं, ये 2 भाग में टूटेगा, कौन सा भाग टूटेगा, तो एक भाग होगा T2G और एक भाग होगा EG। ये आ गए हमारे T2G साहब, नहीं और ये आ गए हमारे EG साहब। इसके डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो लोअर में होगा। नहीं, अब इसी पर जब लाइट पड़ेगा, चलो सूर्य का लाइट थोड़ा पीला रंग से दिखाया जाए, नहीं पीला दिखाना ठीक नहीं है, व्हाइट लाइट दिखाना चाहिए था, नहीं तब ज्यादा बढ़िया होता है। चलो ये हम लोग के सूरज साहब हो गए, पीला कलर के दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन लाइट कौन सा रेडिएट कर रहे हैं भाई, तो लाइट ये दे रहे हैं व्हाइट लाइट। अभी गया व्हाइट लाइट, नहीं ये सूर्य का लाइट है। नहीं, सूर्य के लाइट में से ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब किया, तो ये एक्सपेरिमेंटल है भाई कि येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है। नहीं, हम इसमें जो बुक में लिखा है वही बोल रहे हैं। तो येलो लाइट को ये एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब कर लेता है, ये कंपाउंड येलो लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है भाई, एक्सपेरिमेंटली ये लिखा हुआ है। तो येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, अब क्या हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डब्बे में से निकलकर इस डब्बे में गया। नहीं, येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया और यहां से यहां जंपिंग कर गया। नहीं, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, तो यहां पर आ गया। ठीक है, अब येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया और बाकी लाइट को क्या किया, रेडिएट कर दिया। तो जो बाकी लाइट ये रेडिएट करता है, जो बाकी लाइट ये रेडिएट करता है वो हम लोग का होता है वायलेट कलर का। तो वायलेट तो हमको यहाँ पर बैगनी बैगनी, वायलेट को बैगनी ही कहते होंगे शायद। नहीं, तो हम यहाँ पर कोई भी मान लेते हैं कलर होता, सभी विवग्योर होता तो बड़ा मजा आता। नहीं, चलो 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 ऐसे ही कुछ मान लेते हैं, इसी को मान लेते हैं। चलो समझ जाना तुम लोग कि यहाँ से अब कलर क्या होगा, रेडिएट होगा।
ये जो कलर होगा वो क्या निकलता है, वायलेट, नहीं, या इसी को हम लोग पर्पल कलर बुक में लिखा रहता है, पर्पल कलर का ये रेडिएट करता है। तो ये जो कंपाउंड होगा ये किस कलर का होगा, तो पर्पल कलर का होगा, यानी वायलेट कलर का होगा, क्योंकि कुछ लाइट एब्जॉर्ब किया, बाकी जो रेडिएट किया उसका जो कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो क्या मिलता है हम लोग को, पर्पल मिलता है। तो वही हम लोग को बताया गया। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ओके, अगले पॉइंट पे आ जाए। अब यहाँ से जो मैंने बात आपको समझाया, नहीं उसी सब बात को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कि जब सूर्य का व्हाइट लाइट इस पर पड़ता है, यानी जो कंपाउंड था टाइटेनियम वाला, तो T2G का एक इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट में से येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। T2G का एक इलेक्ट्रॉन इजी में ले जाने के लिए तथा बाकी लाइट ट्रांसमिट कर देता है। अब वह जिस कलर को ट्रांसमिट करता है उसी कलर का वह यौगिक दिखाई देता है। जो बात मैंने समझाया वही सब इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ जाओगे आसानी से। चलो यहाँ से हम लोग आ जाए, नहीं तो ये सब बात भी मैंने आपको बता दिया है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश किया जाए। एक पॉइंट हम लोग को आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब देखो ये कह रहा है क्या कि कोई भी सबस्टांस, ट्रांजिशन मेटल का कोई भी जो यौगिक है वो क्या करता है, व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके करता क्या है कि व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके जो रिमेनिंग लाइट्स हैं उनको ट्रांसमिट कर देता है। तो जिस कलर को वो ट्रांसमिट करता है उसी कलर का वो सबस्टांस हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया कि कोई भी सबस्टांस जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे हर एक कलर का अपना एक पूरक कलर होता है। नहीं, अब दिमाग में आता है पूरक कलर क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या बोल रहे हैं, तो बहुत आसान है, देखो समझो। कॉम्प्लीमेंट्री कलर या पूरक कलर, जो हम लोग पूरक कलर बोल रहे हैं, पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं, तो वैसे दो कलर जिनको आपस में मिलाने पर व्हाइट लाइट बन जाए या व्हाइट रंग बन जाए। ठीक है, वैसे दो रंग जिनको मिलाने पर व्हाइट रंग बन जाए, उजला रंग बन जाए, या वैसे दो प्रकाश, वैसे दो कलरफुल प्रकाश जिनको मिलाने पर व्हाइट लाइट बन जाए, नहीं उजला प्रकाश का निर्माण हो जाए, तो वो दोनों कलर एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आएगा। कोई पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है कि एक रंग ले लिए, दूसरा रंग ले लिए, दोनों को मिक्स कर दिए, अगर मिक्स करने पर व्हाइट लाइट बन गया या उजला रंग बन गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों रंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, और अगर दो रंग लिए और दोनों को मिक्स किए और मिक्स करने पर हम लोग का उजला रंग नहीं बना तो वो दोनों रंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रंग नहीं कहलाएंगे, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री रंग किसे कहते हैं, वो लिखा वैसे दो कलर या प्रकाश जो एक दूसरे में मिलने के बाद उजला कलर या उजला प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं, नहीं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये समझना था कि कोई भी सबस्टांस अगर किसी लाइट में, व्हाइट लाइट में से किसी कलर को एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो वो जब रेडिएट करता है या जो ट्रांसमिट करता है तो वो किस कलर करता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ट्रांसमिट करता है, ध्यान रखना है। चलो, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसका कौन होता है उसको हम याद कर सकते हैं, तो याद कर लो थोड़ा सा। देखो तो हम लोग याद करते हैं, यहाँ पर मान लिखते हैं हम लोग भी बिग्योर, भी आई को इग्नोर करो, बी सी वाई ओ आर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री कलर का सर्किल होता है। कैसे होगा, देखो यहां समझना होगा कि जो तुम्हारा वायलेट लाइट है, ये हो गया भी मतलब वायलेट, वो तुम समझते हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, येलो। नहीं तो अभी हम वो लिखे थे, देखो कि येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया था वो टाइटेनियम वाला कंपाउंड, नहीं तो येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा कलर रेडिएट करेगा, वायलेट। इसी वायलेट को पर्पल भी कहते हैं, तो बुक में हम लोग को पर्पल लिखा रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सेम एज अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वायलेट का येलो, येलो का वायलेट, नहीं वैसे ही ऑरेंज का ब्लू, नहीं रेड का ग्रीन, ये हम लोग का होगा। नहीं तो ये किसके किसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं ये आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है।
ठीक है, तो किसका कौन होगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो रेड का ग्रीन होगा भाई, वायलेट का कौन होगा येलो होगा, ब्लू का कौन होगा ऑरेंज होगा, रेड ग्रीन का कौन होगा फिर रेड हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको हम लोग ध्यान रखें कलर वाले केस में। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो ग्रीन है वो बीच में है, तो ये ग्रीन कैसे बनता है, तो ग्रीन जो है वो ब्लू और येलो को मिला के बनता है। ब्लू और येलो को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ग्रीन बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो कभी कभी कहता है क्या कि, ध्यान सुनना मेरा बात, मैं क्या कर रहा हूं कि ब्लू और येलो को तुम मिला दोगे तो बीच वाला बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें केयर करना है। कभी कभी कहता है क्या कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एक सब्सटेंस जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लू और येलोइस कलर वो रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, ब्लू और येलोइस कलर को वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो ब्लू और येलोइस का मतलब हो गया ग्रीनिश, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, जैसे मेरा समझने की कोशिश करो, अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसको मिला दें, देखो ध्यान से, ब्लू को और रेड को मिला दें, तो अगर ब्लू और रेड को मिलाओगे तो कौन सा बनेगा, वायलेट, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्लू और रेड को मिलाओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वायलेट। ठीक है, तो हमेशा दो को पकड़ लो, बीच वाला बन जाएगा। नहीं, हम लोग रेड को और येलो को मिला दें, रेड को और येलो को मिला दें, इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, तो केयर करना होगा। तो हम लोग को कभी कॉम्बिनेशन भी लिखता है। ठीक है, ऐसे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस कॉम्प्लीमेंट्री कलर याद करें। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का क्लास जिसमें मैंने आपको बताया डी ब्लॉक के तत्वों का कलर, डी ब्लॉक के तत्वों का कलर मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, नहीं हम लोगों को जिसको आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो इसको ही पढ़ाने में हम लोगों को लगभग 12 पेज लग गया। नहीं, लेकिन आप एनसीईआरटी में थोड़ा चेक करना, एनसीईआरटी में मात्र 5 लाइन में पढ़ाया है, 5 या 6 लाइन में पढ़ा के खत्म कर दिया है। नहीं, ऐसा लिखा हुआ है डिजिटाइजेशन को जैसे कुछ समझाया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया है समझाने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ढंग से इसको देखिएगा, फेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।